हाय, कैसी हो दुल्हन? पता मुझे कितना शौक है दुल्हन बनने का। दूर से तो तुम ठीक से नज़र ही नहीं आ रही थी। हया की करारी आवाज़ पर दुल्हन के साथ साथ दूल्हा और वहाज के साथ इर्तिज़ा भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। सिल्वर और ग्रे मैक्सी पहने, दुपट्टे से बेनियाज, स्लीवलेस और डीप गला में वो सब में नुमाया सी लग रही थी। खुले बाल, हल्की सी ज्वेलरी, पर वही बला का एतमाद जो इसकी शख्सियत का हिस्सा था। हया की नज़र अब इर्तिज़ा पर गई नहीं थी, इसलिए इसका ड्रामा फुल क्लाइमेक्स पर था। क्या मैं आपके पास कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? हया ने बड़ी मासूमियत से पूछा। जी बैठ जाएं, दुल्हन ने धीरे से कहा। जैसे ही हया इसके साथ बैठी, सामने खड़े इर्तिज़ा को देखकर सांस लेना भूल गई थी। इर्तिज़ा भी इसी की तरफ देख रहा था, लेकिन दोबारा से नज़रअंदाज करके नीचे उतर गया। वो समझा कि दुल्हन की दोस्त होगी और वो क्लास में तो है नहीं कि वो इसे कुछ कहे। इसकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो चाहे करे। हया के अंदाज से वो ये तो समझ गया था कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसका पहनना ओढ़ना इसे गैर मुनासिब सा लगा था। लेकिन बहरहाल ये सब का अपना ज़ाती मामला था। वो भला कौन था एतराज़ करने वाला। जैसे ही इर्तिज़ा स्टेज से नीचे उतरा, हया के साथ साथ इकरा और रामीन का भी रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। तीनों ही वहाँ से उठ गई। खाना लग चुका था, इसलिए जल्दी से खाना प्लेटों में डालकर एक टेबल पर बैठ गई। इत्तेफाक ऐसा था कि रुमान और इर्तिज़ा करीब की टेबल पर बैठे थे। हया, वैसे ड्रामा तो ख़त्म है, तुम पर कैसे 2 मिनट में तुम सामने वाले को बेवकूफ़ बना देती हो और बनने वाले को ख़बर तक नहीं होती। ना किसी को शक हुआ कि हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं, सिर्फ अपना डेर पूरा करने। इकरा ने कबाब खाते हुए कहा। अभी तुमने हया को देखा ही कहाँ है? ये तो कुछ भी नहीं। जिस दिन मैंने सही मायनों में ड्रामा किया, इस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि हया कैसे किसी को भी उंगलियों पर नचा सकती है। रऊनियत थी कि हया के हर अंदाज से झलक रही थी। आंखें गुरूर से चूर थीं। कुछ पैसों का नशा, कुछ हुस्न और कुछ कम उम्री पर भी ऐसी हरकतों को अपनी बहुत बड़ी खूबी समझ रही थी। रोमान तो खाने में मसरूफ़ था, मगर इर्तिज़ा को हया की बातें सुनकर अफसोस हुआ था। चेहरे से मासूम सी लगती थी, उम्र भी इतनी नहीं थी, लेकिन हरकतें अक्ल से बालातर थीं। इर्तिज़ा खामोश रहा, लेकिन वहाँ से गुजरती हुई वहाज की बीवी ने इनकी बातें सुन ली और समझ भी गई कि ये लड़कियाँ किसी मकसद से आई हैं, इसलिए सीधा हया के पास जाकर रुक गई। सुने, आप किसकी मेहमान हैं? इकरा और रामीन का तो रंग ही उड़ गया था, मगर हया नॉर्मल रही थी। क्या मतलब है आपका? क्या मेहमानों के टेबल पर जाकर एक एक से आप ये पूछती हैं कि वो अपना तारुफ करवाएं? हमारे यहाँ तो खाने के दौरान सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपने ठीक से सब कुछ खा लिया है या कुछ चाहिए तो नहीं, मैं ला दूँ? बड़ी अदा से हया ने बात को कवर करने की कोशिश की थी। जी हाँ, हमारे यहाँ यही पूछा जाता है। क्या है ना कि बाकी सबको मैं जानती हूँ, बस आपको पहली बार देख रही हूँ। वो खातून जब टलने को तैयार नहीं हुई तो हया कुछ नर्वस सी हो गई। आप कौन हैं, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? हया ने उल्टा उसी से सवाल किया, ताकि वो जिसका भी नाम ले हया उसकी मुखालिफ पार्टी का बोलकर जान छुड़वा ले। आप दोनों तरफ से समझ लें। तू ना के दुल्हन मेरी बहन है और दूल्हा मेरा देवर। अब आप बताएं, आपको इनविटेशन किसकी तरफ से मिला था? हया अब सही मायनों में परेशान हुई थी। वो हम वो हया समझ नहीं पा रही थी अब क्या कहें। आप शायद बिन बुलाई मेहमान हैं। हया ने खाना वहीं छोड़ दिया। इकरा और रामीन भी परेशान हुई थी। जी अब बताएं, कौन है आप लोग और किसके कहने पर आई हैं? बुलाऊं मैं सिक्योरिटी गार्ड को? मरियम के तशवीशी अंदाज पर काफ़ी लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे थे। वहाज भी वहाँ पहुँच गया और फिर इर्तिज़ा को भी उठना पड़ा। क्या बात है मरियम, कौन है ये? वहाज अब इन तीनों की जानिब देखकर बोला, फिर कुछ पहचानने की कोशिश करने लगा। तुम तीनों तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो शायद। पढ़ाता तो नहीं था, लेकिन इन्हें कॉलेज में देख चुका था। नहीं, हया बुरी तरह घबराई थी। हाँ, मेरी स्टूडेंट्स हैं। भाभी समझ लें कि मेरे बुलाने पर ही आई हैं। इन्हें शादियाँ अटेंड करने का खासा क्रेज़ होता है, तो मैंने सोचा दावत दे दूँ। इर्तिज़ा, आपने बुलाया था? अरे बैठे हैं आप लोग, प्लीज़, इर्तिज़ा के मेहमान हैं। पहले बताना चाहिए था। मरियम भाभी का लहजा तो फ़ौरन बदला था, लेकिन वो तीनों अपनी जगह शर्मिंदा खड़ी थी। मरियम और वहाज तो चले गए, मगर इर्तिज़ा वहीं खड़ा रहा। आई एम सॉरी सर, वो हम। इकरा ने ही माजरत ख्वाह अंदाज से बात शुरू की। जी मैं जानता हूँ आप लोग डेर को पूरा करने यहाँ आए हैं, सो प्लीज़ कैरी ऑन। डिनर एंजॉय करें, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो सामने वेटर से कह दीजिएगा, वो आप लोगों को सर्व कर देगा। इर्तिज़ा ने इन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, पर पलटने लगा, लेकिन कुछ याद आने पर फिर हया के सामने खड़ा हो गया। कल आप तीनों क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे स्टाफ रूम में ज़रूर मिलेंगी। ये कहकर इर्तिज़ा अपने टेबल पर चला गया। वो तीनों कुछ देर तो खड़ी रहीं, फिर वहाँ से चली गईं। गाड़ी का सफ़र खामोशी से गुजारा था। इकरा और रामीन को इनके घर ड्रॉप करते हया को रात के 1:30 बज गए थे, और अपना घर भी काफ़ी दूर था। वो मारगला के पहाड़ों के सामने बने बंगलों में से किसी एक में रहती थी। एवडन का एरिया था, लेकिन रास्ता बहुत सुनसान था, और रात के इस पहर सुनसान रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। इस वक्त वहाँ सड़क पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, ना किसी मददगार की उम्मीद थी। हया ने ड्राइवर को फ़ोन किया और लोकेशन बताकर कहा कि इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए दूसरी गाड़ी लेकर पहुँचे, लेकिन आते आते भी ड्राइवर को 20 से 25 मिनट को लगने थे। हया गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई।
दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। सन्नाटे में आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए वो परेशान और खौफजदा सी होने लगी। गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक करके बैठ गई। 5 मिनट गुजरे थे कि वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। इसमें 3 लड़के बैठे थे। गाड़ी तेज़ी से गुजरी, लेकिन आगे जाकर रुक गई। हया की जान पर बनी थी, इसी तेज़ी से गाड़ी बैक हुई थी और इस गाड़ी के एन बराबर खड़ी हो गई। लड़कों ने हया को अकेला देखकर पहले तो गाड़ी का हॉर्न देकर इसे मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो जानबूझकर रुख मोड़े बैठी रही। फिर वो लड़के गाड़ी से बाहर निकल गए, इसकी गाड़ी को नॉक करने लगे। चेहरे से ही औबाश किस्म के लग रहे थे। हया मज़ीद खौफज़दा हुई थी, लेकिन जब हया मुसलसल मुंह मोड़े बैठी रही तो उन लड़कों ने शीशे को ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। हया की जान निकली थी, वहाँ इसके साथ कोई हादसा पेश आ सकता था, लेकिन वो करती क्या, इस वक्त अकेली थी। अब इन लड़कों की कोशिश थी कि खिड़की का शीशा ही तोड़ दें। हया ने मोबाइल फ़ोन दोबारा से ड्राइवर को किया, लेकिन घबराहट और खौफ से वो फ़ोन नहीं कर पा रही थी। इसकी सोच बूझ जैसे गुम हो गई थी। दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकलकर भागने लगी। वो लड़के अब इसके पीछे भाग रहे थे। लंबी मैक्सी को दोनों हाथों से ऊंचा किए भाग रही थी। फुल मेकअप और फैंसी लिबास, हील पहने वो रो रही थी। सामने से आने वाली गाड़ी के सामने वो खड़ी होकर हाथ हिलाकर रोने लगी। गाड़ी इसके पास आकर रुक गई थी। वो जल्दी से फ्रंट सीट के पास आ गई। शीशा नीचे होते ही सामने इर्तिज़ा को देखकर वो फूट कर रोने लगी। सर प्लीज़ मुझे बचा लें, वो लड़के मुझे, हया ने रोते हुए कहा। चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। इर्तिज़ा गाड़ी से नीचे उतर गया। फ्रंट सीट पर रोमान बैठा था। अब वो लड़के भी इर्तिज़ा की गाड़ी के पास आ गए थे। हया आप गाड़ी में बैठें। इर्तिज़ा के कहने पर हया ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। ओ अंकल, बीच में मत आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। एक लड़के ने शराब में झूमते हुए इर्तिज़ा के कंधे को थपथपाते हुए भरम दिखाने की कोशिश की। इर्तिज़ा ने इसका हाथ झटका। दूसरा लड़का कुछ होशमंदी में था, इसलिए आगे बढ़ा। देख, लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना। इस लड़के ने जेब से टीटी निकाली। हया की खौफ से चीख निकली थी। दूसरी चीख रोमान के मुंह से बरामद हुई थी। पिस्टल अब इर्तिज़ा के सीने पर रखी गई थी। घबरा तो वो भी गया था। ऐसा कोई बदमाश तो नहीं था, कैसे लड़कों से निपटना जानता, मगर यूँ किसी परेशान हाल लड़की को भी इन लड़कों के हवाले नहीं कर सकता था। देखो, ये लड़की मेरी। इर्तिज़ा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तेरी बहन बेटी भी। तू बाहर निकाल उसे और चलता बन, वरना तेरे सामने ही उसे बेआबरू। इस लड़के ने जो अल्फाज अदा किए शायद सुनने के काबिल नहीं थे। इर्तिज़ा शायद होशमंदी में ये सब करता जो उनके घटिया अल्फाजों की वजह से तैश में आकर कर गया था। उसने बिना आओ ताओ देखे इन्हें मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बकवास करते हुए? वो लड़के पहले ही नशे में थे, इसलिए अचानक से पड़ने वाले मुक्कों की ताप नहीं ला पाए। पिस्टल भी हाथ से गिर चुका था। जैसे ही वो लड़के कुछ दूर जा गिरे, इर्तिज़ा ने वक़्त ज़ाया किए बिना गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करके इसकी स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी मिनटों में चलाते टायर की आवाज़ से आगे बढ़ गई। हया का सांस बहाल हुआ। रोमान तो अभी तक इसी विज़न में था। कुछ पल किसी को किसी बात का होश नहीं रहा था, लेकिन 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद इर्तिज़ा ने ही खुद को संभाला था। हया, कौन थे ये लड़के, और आप इस वक्त तन्हा यहाँ क्या कर रही थी? लहजे में वाज़े सख्ती थी। हया की तो अपने इस सर के सामने पहले से खौफ से जान निकलती थी और इस वक्त तो वो पहले से अच्छी खासी हवास बाख्ती में थी, इसलिए बहुत आसान काम था जो इसने शुरू कर दिया था, और वो था गला फाड़ के रोना। भीं भीं करते वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी थी जिससे किसी ने चॉकलेट छीनी हो। रोमान भी हया के रोने पर हवासों में आ चुका था। इर्तिज़ा मज़ीद घबराया था। सर, वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, मैं तो घर जा रही थी। ओके हया, नाउ प्लीज़ रोना बंद करें, अपना और घर का एड्रेस बताएं। इर्तिज़ा पूछकर पछता रहा था। गला फाड़े किसी लड़की को देख रहा था। ज़रा सा सुलझापन नहीं था इस लड़की में। एफडन, बेंगलोर नंबर 214। रोते हुए हया ने बड़ी तेज़ी से घर का पता बताया था। पूछना तो इर्तिज़ा इससे बहुत कुछ चाहता था, मगर एक तो रोमान की मौजूदगी में बात करना मुनासिब नहीं था। फिर इसका बचकाना तरीके से रोना इसे सच करने लगा था। किसी मुसीबत में वो फंसने जा रही थी शायद। इस बात की संगीनी का उसे अंदाज़ा नहीं था। आज इत्तेफाक से वो वहाँ से गुजर रहा था। अगर ये इत्तेफाक ना होता तो क्या होता इसके साथ? न जाने लड़कियों को इतनी आज़ादी दी ही क्यों जाती है। रात के इस पहर मुँह उठाए कहीं भी चली जाएं। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ रात के 2 बजे सन्नाटे का राज होता है, फिर इलाका भी सुनसान। इर्तिज़ा ने दोबारा हया से सब कोई सवाल नहीं किया, बस गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी कर दी। हया को डर सिर्फ तब तक ही लगा था जब तक वो लड़के इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इर्तिज़ा ने उन्हें मार धाड़ कर गाड़ी चलाई थी, हया का डर भी जाता रहा था। फिर तो उसे एकदम ये सब अच्छा लगने लगा था, किसी फिल्म सीन की तरह, किसी सिचुएशन की तरह।
लड़की इज्जत बचाती हुई भागती हुई एक गाड़ी से टकरा जाती है। हीरो विलन की धुलाई करता है और हीरोइन की जान बचाता है। फिर लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये हीरो तो नहीं था, काश के अरसल आ जाता तो बात बिल्कुल फिट लगती। मेरी लव स्टोरी भला ये अंकल टाइप हीरो कहाँ से हया के साथ जचता है। हीरो तो अरसल ही होना चाहिए। अभी हया अपने साथ हीरो की एडिंग के बारे में ठीक से सोच भी नहीं पाई थी कि करखत लहजे में पूछे जाने वाले सवालों पर वो अपने ख्वाबों से बाहर निकली थी। अब क्या बताती कि अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फंस गई थी, इसलिए ड्रामा शुरू हो चुका था। ज़ारो कतार बाआवाज़ बुलंद वो रोने लगी थी ताकि सवालों का सिलसिला यहीं रुक जाए, और हुआ भी वही था। इर्तिज़ा ने मज़ीद सवाल नहीं किए थे, लेकिन हया ये भूल बैठी थी कि वो जितनी भी चालाकी दिखा लेती थी तो इसकी शागिर्द। जैसे ही अपने बंगले के सामने गाड़ी रुकी, वो फ़ौरन नीचे उतरकर इर्तिज़ा का शुक्रिया अदा किया ताकि वो वहाँ से चलता बने और हया के कारनामे की कानो कान इसके घर वालों को खबर ना हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको चाय का ज़रूर पूछती, लेकिन रात के 2 बजे तो यकीनन आप अपने घर ही जाना चाहेंगे। ओके बाय। थैंक्स अगेन। उजलत में इसने ये जुमले अदा किए थे, लेकिन इर्तिज़ा भी गाड़ी से उतर चुका था। सबसे पहले तो इसे अपनी शाल उतार कर हया को दी। पहने इसे। हया ने हैरत से उसे देखा, फिर शाल लेकर खुद पर लपेटी। बैल दे दें हया, मुझे आपके वालिद से मिलना है। इर्तिज़ा की बात पर हया की आंखें फैली थीं, होश उड़े थे। सर आप क्यों मिलना चाहते हैं आगा जी से? हया आप अपने वालिद को बुलाइए, क्यों ना कि इनसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊँगा। इर्तिज़ा के दो टोक अंदाज पर हया का मासूमियत भरा ड्रामा शुरू हो चुका था। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन वो हार्ट पेशेंट हैं, दवाओं के ज़ेर असर सो रहे हैं। यूँ अचानक उन्हें उठाना मुनासिब तो नहीं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आपको मिलना है, इट्स ओके। हया की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो गई थी। चेहरे पर ज़माने भर की फिक्रमंदी लाए वो यूँ बोल रही थी जैसे वाकई इसके आगा जी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। नहीं रहने दें हया, आप अंदर जाएँ, आपके वालिद से मैं फिर कभी बात कर लूँगा। इर्तिज़ा ने खुद ही मना कर दिया। इतनी रात को वो एक हार्ट पेशेंट को तो डिस्टर्ब करने से रहा था। हया पुरसुकून हो गई थी। अंधेरे में चलाया गया तीर फिक्स निशाने पर लगा था। हया ने दरवाज़ा बजाया तो चौकीदार ने इसे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही हया घर के अंदर गई, इर्तिज़ा गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। बाबा कौन थी ये लड़की? स्टूडेंट है मेरी। मुझे तो कुछ खिसकी हुई लगी थी। मुझे तो कुछ खिसकी हुई लगती हैं ये। शादी हाल में यही थी ना जो बिना बुलाए आ गई थी। रोमान को हया कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। हाँ, अमीर लोगों के चोचले हैं बेटा, शर्तें लगाना और उल्टी सीधी हरकतें करना। इर्तिज़ा ने रोमान से ताज्जुब से आबरू झुकाए हुए कहा। सुबह क्लास में हया बेंच पर बैठी इकरा और बाकी अपने ग्रुप की लड़कियों को अपनी कारिस्तानी बहुत ड्रामाई अंदाज से बता रही थी, जैसे किसी